नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम इकोनॉमिकम में। मेरे साथ स्टूडियो में अर्थात की नई किस्त के साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें आज कौन कौन से हिस्से हैं हमारे शो में। अर्थात से शुरुआत, उसके बाद आपके सवाल जवाब, उसके बाद इनकम की बात। इनकम की बात के बाद कोई किताब या वेब सीरीज जो आपको अंशुमान जी सजेस्ट करना चाहें, रिकमेंड करना चाहें। शुरुआत अब करते हैं अर्थात से कि अर्थात का विषय इस बार क्या है। देखिए, पिछले इकोनॉमिकम में, पिछले अर्थात में हमने बात की थी धनिकों की, अमीरों की, कंपनी के उन प्रमोटर्स की जो अपनी कंपनियों से पैसा निकाल रहे हैं, उसके बाद वो कहाँ लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, कर क्या रहे हैं अमीर दरअसल, इस पर बात की थी। आज हम बात करेंगे मध्यम वर्गीय परिवारों की, लोअर मिडिल क्लास की, मिडिल क्लास की, या कह लीजिए अपर मिडिल क्लास की भी, और उनके भी उस हिस्से को छुएंगे, उस हिस्से को टटोलेंगे, जानेंगे, समझेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो है बचत का, जो है उनकी सेविंग्स का, उनकी गाढ़ी कमाई में से उस पैसे का जो वो अपने भविष्य के लिए बचाते हैं। यहाँ कुछ आंकड़े ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी चौंकाने वाली हैं, जो किसी आने वाले बड़े संकट की आहट कर रही हैं, संकेत दे रही हैं। ये चिंता की बात है मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, ये चिंता की बात है सरकारों के लिए, ये चिंता की बात है हम सब के लिए। ऐसी ही बात आज हम इस अर्थात में करने जा रहे हैं। इस बार अंशुमान जी को मनोहर लाल नहीं मिले जो जनरली मिलते हैं स्टॉक मार्केट की किसी चर्चा पर। इस बार अंशुमान जी को मिले विकास जी। और विकास जी की जो समस्या थी, ये समस्या आप यकीन मानिए, आप जब सुनेंगे तो आपको बड़ी जानी पहचानी लगेगी, या तो अपनी लगेगी या अपने मिलने वाले किसी रिश्तेदार की, किसी दोस्त की, किसी संबंधी की, किसी पड़ोसी की लगेगी। सर, क्या समस्या थी विकास की? इकोनॉमिकम के इस संस्करण में स्वागत है। जैसा शुभम ने आपको बताया कि पिछली बार हमने आपको बताया कि भारत के अमीर क्या कर रहे हैं, तो इसलिए ये स्वाभाविक रूप से बनता है कि भारत के मध्यम वर्ग क्या कर रहे हैं, उनके बारे में भी बात की जाए। बजट से पहले चुनाव ख़त्म हो गया, चुनावी वादों के आधार पर लोगों ने अपने फैसले सुना दिए। धनिकों ने क्या किया ये हमने बताया। मध्यम वर्ग कहाँ है और वो जानना बेहद ज़रूरी है बजट से पहले, क्योंकि बजट सामने है। हुआ ये कि विकास जिनका जिक्र किया वो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं। वो हमको सकुचाते हुए हमसे पूछने आए कि सर, क्या कोई ऐसी एजेंसी या सर्विस है जो मेरे क्रेडिट कार्ड के कर्ज का सेटलमेंट करा दे। उन्होंने कहीं सा सुना था कि ऐसी एजेंसियां हैं, ऐसी सेटलमेंट सर्विसेज हैं जो हमें मदद कर सकती हैं, लेकिन उनको उन पर भरोसा नहीं था, तो वो पूछने आए थे। तो विकास के सवाल पर मुझे समझ में आया कि उसके चेहरे पर गहरी चिंता है। तो हमने पूछा कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि उसके सहयोगी हमेशा बताते थे कि वो अपना डेस्कटॉप पर या तो ई-कॉमर्स की साइट विजिट करता था या वो शेयरों के लिए किसी ब्रोकर से खरीद की बात करता था। विकास की तनख्वाह ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है। हम मिडिल लेवल मैनेजर हैं, रहन सहन भी आधुनिक है, देखने में ठीक ठाक है। तो हम स्वाभाविक सी बात थी, जब कोई आपसे पूछे कि डेट सेटलमेंट कराने के लिए, क्रेडिट कार्ड का कर्ज सेटलमेंट कराने की मदद की जाए, तो आप पूछेंगे। तो हमने पूछा कि क्या हुआ, आखिर बात क्या हुई। तो फिर वही शुरू हुई सुनी सुनाई कहानी, लंबी कहानी कि ऑनलाइन खरीद, कई सारे क्रेडिट कार्ड, घर में लोगों के खर्च के स्तर जिनमें कि बहुत सारी इम्पल्सिव बाइंग, हर साल फ़ोन बदलना, घूमने, सैर सपाटे पर पैसा खर्च करना, बकर सब क्रेडिट कार्ड पर, सारी चीज़ें क्रेडिट कार्ड पर। विकास ने एक और बात बताई जो बेहद चौंकाने वाली थी कि वो क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है। तो मैंने कहा स्टॉक ट्रेडिंग, तो इसके बारे में क्या जानते हो? बोला नहीं सर, जानता तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन जब सब कमा रहे हैं तो मैंने भी सोचा 2 के 4 कर लूँ। तो लोग सलाह देते रहते हैं इधर उधर से, तो मैं पैसा लगाता हूँ। विकास की ये ट्रेजिडी सुनकर विकास को तो ने बताया कि आप क्रेडिट कार्ड के कर्ज का कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं, बैंक से बात कर सकते हैं, एजेंसियां हैं जिनसे बात कर सकते हैं, और उसकी अपनी एक लागत है। लेकिन विकास की ये जो कहानी थी, विकास का ये जो हिस्सा था, और आपको बहुत सारे लोगों के आसपास दिखाई देगा, लोग बताते नहीं हैं, आप उनसे पूछें, जानने की कोशिश करें तो बताएंगे। मुझे एक साथ 2 संदर्भ याद आए। मुझे एक तो याद आई 2010 की एक फिल्म ब्लैक स्वान, और दूसरा याद आई रिजर्व बैंक की बिल्कुल ताज़ी रिपोर्ट
जो कि अभी आई है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसको आपने मनी सेंट्रल की सुर्खियों में जिसके हिस्से सुने होंगे। अब आप कहेंगे कि एक तरफ रिजर्व बैंक की आंकड़े वाली रिपोर्ट और दूसरी तरफ ब्लैक स्वान, ये दोनों में क्या रिश्ता है? तो पहले ब्लैक स्वान से मिल लेते हैं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पर हम बात करेंगे कि ब्लैक स्वान जिस तरीके की ज़िंदगी बताती है वैसी कुछ आंकड़ों में भी दिखती है। ये जो लोग अच्छी और बड़ी फिल्मों को फॉलो करते हैं हॉलीवुड की, उन्होंने इस फिल्म का नाम ज़रूर सुना होगा। ब्लैक स्वान शब्द वैसे भी वित्तीय दुनिया में काफ़ी जाना पहचाना नाम है, लेकिन यहाँ एक बिल्कुल दूसरे संदर्भ में आया। इस फिल्म के कथानक में दूसरे संदर्भ में आया। डॉरन एरोनोफ्स्की की बहुत मशहूर फिल्म थी ब्लैक स्वान। ये एक ऐसी बैलरीना की कहानी है, एक ऐसी नर्तकी की कहानी है जिसका नाम नीना सेयर्स है और वो बड़ी प्रसिद्ध और बड़ी निष्णात नर्तकी है। नेटेली पोर्टमैन ने ये रोल निभाया था, ये भूमिका निभाई थी ब्लैक स्वान में। नीना को स्वान लेक नाम का एक शो है, उस स्वान लेक में एक प्रमुख भूमिका मिलती है। बड़ा शो होने वाला है न्यूयॉर्क में, जिसमें में बहुत सारे लोग देखने आएंगे। उसकी सबसे प्रमुख भूमिका मिलती है नीना को स्वान लेक में। उसे 2 भूमिकाएं एक साथ निभानी है, उसके डबल रोल है। उसे एक वाइट स्वान की भूमिका निभानी है, जो कि बहुत भोली है, सहज है और अपने जीवन को बहुत सहजता से चलाती है। और उसे दूसरी भूमिका निभानी है ब्लैक स्वान की, जो बहुत आकर्षक है, बिंदास है, सिडक्टिव है, लोगों को आकर्षित करती है। बड़ी अद्भुत सी फिल्म है ये। इन 2 अलग अलग भूमिकाओं की तैयारी नीना को, नेटेली पोर्टमैन ने जो भूमिका की थी, उसे पूरी तरह विभाजित कर देती और साइकोलॉजिकली वो अपने आप को इन 2 अलग अलग चरित्रों से जूझता हुआ पाती है। बीच में उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, सपने आने लगते हैं, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। शो का दिन आता है, नीना शानदार बैले करती है, वाइट स्वान की भूमिका में भी और ब्लैक स्वान की भूमिका में भी। मगर इसके बाद फिल्म का त्रासद होता है, जो हम आपको नहीं बताएंगे, स्पॉइलर है। इतना सुनने के बाद आप उस फिल्म को देखना ज़रूर चाहेंगे। लेकिन रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पढ़ते हुए मुझे ब्लैक स्वान क्यों याद आया, और रिजर्व बैंक की रिपोर्ट सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, जो कि हम लगातार पढ़ रहे थे, और विकास की बात सुनने के बाद हमें याद आया, क्योंकि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट भारत के मध्य वर्ग में असंख्य ऐसे नीनाओं की कहानी बता रहा है, जिनमें जो इस ब्लैक स्वान और वाइट स्वान के बीच की दुविधा में फंसे हुए हैं। हालांकि ब्लैक स्वान वित्तीय दुनिया में एक अलग प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल होता है जो किसी आने वाली संकट या समस्या का प्रतीक है, तो उस दृष्टि से भी ब्लैक स्वान अपने आप एक महत्वपूर्ण शब्द है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि हम जिन सुर्खियों को देखते हैं ना, भारत में एप्पल फ़ोन की रिकॉर्ड बिक्री की या स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी की, इन सुर्खियों के पीछे, इस ब्लैक स्वान सुर्खियों के पीछे जो वाइट स्वान है वो कैसा है, और भारत के मध्यवर्ग इस दुविधा में कैसे फंसे हुए हैं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बेहद दोटूक और सटीक है, और रिजर्व बैंक को धन्यवाद इस बात के लिए कि उसने ये बातें बेलाग लपेट खुलकर कही हैं इस रिपोर्ट में कि क्या स्थिति है, परिवारों के ऊपर कितना कर्ज है, बचत की क्या स्थिति है, कैसे डिफ़ॉल्ट्स बढ़ रहे हैं, कैसे एक लोगों ने 3 तक लोन ले रखे हैं। ऐसी सब चीज़ें रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बड़े दोटूक ढंग से कही है, जो शायद आप किसी राजनेता के मुँह से, किसी राजनीतिक प्रवक्ता के मुँह से या सरकार के किसी प्रचार तंत्र के मुँह से कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि मध्यवर्ग का वो चेहरा है, और इसके लिए रिजर्व बैंक को धन्यवाद। अब आइए हम इस सच से आंखें मिलाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि रिजर्व बैंक ने ऐसा क्या बताया, जिसके बाद हम अंत में आपको बताएंगे कि इस बजट का मकसद ही बदल जाना चाहिए। ये पूरा बजट बाकी सब छोड़कर एक ही चीज़ पर केंद्रित होना चाहिए, पर क्या वो होगा हमें पता नहीं है, लेकिन हम आपको वहाँ तक ले चलते हैं। बिल्कुल। तो सर, अब जैसे आपने बताया कि असंगतियां हैं, जैसा आपने ऊपर भी जिक्र किया ब्लैक स्वान वाइट स्वान का, निवेश और बचत के बाजार में आप ऐसी कौन सी असंगतियां उभरती देख रहे हैं? बेहद पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, और वो सिचुएशन हम इसलिए मनी 9 में लगातार आपको बताते रहते हैं, दोनों पहलुओं के बारे में बताते रहते हैं, ताकि आप वास्तविकता जान सकें। और ये बहुत ज़रूरी है स्मार्ट होने के लिए कि आप सिक्के के दोनों हिस्से समझ सकें। आपको हमेशा ये सुर्खी सुनने को मिली, बड़ी सुर्खियां मिलेंगी, कल भी मिली थी, परसों भी मिली थी, और आप जब भी टीवी खोलते हैं, डिजिटल मीडिया पे जाते हैं या लोगों से मिलते हैं, तो आपके निगाह में ये सुर्खी आती होगी, भारतीय स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी आ गई है, 40,000 करोड़ का मासिक सिप संग्रह हो गया है, दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजारों में शामिल हो गया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन रिकॉर्ड लेवल पर है। पर शायद ही ये सुर्खी इतनी बड़ी और इतने मोटे अक्षरों में किसी भी टीवी चैनल पर, किसी भी अखबार में
आई थी, होगी, खबर तो थी सब जगह, लेकिन वो अंदर किसी दूसरे तीसरे पेज पर थी, जो रिजर्व बैंक ने कहा कि भारत की जो सकल बचत दर है, इंडिया की जो सेविंग रेट है, वो जीडीपी के अनुपात में 30% से नीचे आ गई। ग्रॉस बता रहा हूं मैं, इसमें नेट नहीं है, कर्ज की चुकाने के बाद तो और खराब स्थिति जो हम आगे आपको बताएंगे। अब ये कितना बड़ा पैराडॉक्स है कि एक देश में दो लोग तरीके के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो शेयर बाजार को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वही लोग हैं, वो लोग हैं जिनकी बचत के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद जो रीढ़ है वो संकट में है। अब इसमें भी जो परिवारों की बचत है, जो हाउस होल्ड्स की बचत है, जिन परिवारों की बात हम कर रहे हैं, 2021-22 के दौरान वो 20% थी, अब 18% है जीडीपी के अनुपात में। जीडीपी के अनुपात में ये 2% की गिरावट है। अब इसके बाद एक नीचे लेवल और नीचे आइए, इसको और खोदने की कोशिश करिए। ये खतरनाक गिरावट है। नेट सेविंग्स को देखिए, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है, जहां आप कर्ज की देनदारी निकालकर कर चुकाने के बाद शुद्ध बची हुई बचत को अपने हाथ में रखते हैं और फिर ये देखते हैं कि उसका इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं। 2013 से 2023 तक जीडीपी के अनुपात में भारत की शुद्ध बचतें 8% पर थी, जो अब घटकर 5.3% पर आ गई हैं। ये दो चार्ट आपके सामने हैं, जिसमें कि आपको हाउस होल्ड सेक्टर की, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की सेविंग और हाउस होल्ड सेविंग में ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग्स, फिजिकल एसेट्स में और फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ की पिक्चर एक साथ दिखाई देती है। अब अगर आप सोचिए कि भारत के परिवार, अधिक संख्य परिवार, कोई कंपनियां होते जिनके पास बचत नहीं है और इनकम घटी हुई है, तो इनमें कौन निवेश करता। ये परिस्थिति हमें ठीक उस सुर्खी की छाया में रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से निकलती हुई दिखाई देती है, जो सुर्खी हम शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी पर देखते हैं। सर, सिप का आपने जिक्र किया कि भाई एक बहुत अच्छी सुर्खी ये है कि सिप लगातार बढ़ रही है, तो अगर बचत नहीं है लोगों के पास तो ये सिप का पैसा आ कैसे रहा है, इसका क्या सच है? दो महत्वपूर्ण चीजें समझना जरूरी है। सिप भारत में म्यूचुअल फंड की क्रांति हो रही है, और हम अलग से विस्तार से आपको म्यूचुअल फंड की क्रांति पर बताते रहे कि भारत में म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ रहा है। जो ताजा आंकड़ा उससे 40,000 करोड़ रुपए का निवेश जून में ही आया, जो रिकॉर्ड निवेश था। लेकिन एक तो भारत में जो यूनिक सिप होल्डर्स हैं, उनकी संख्या में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही जितने लोग अपनी सिप बढ़ा रहे हैं। यानी वो जो एक क्लास है, जिस क्लास ने पहले म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू किया है, वो अपनी सिप की संख्या बढ़ा रहा है। नए लोग उसमें नहीं जुड़ रहे हैं, वो बढ़ोतरी सीमित है। और दूसरी बात ये है कि पोर्टफोलियो जिस गति से बढ़े हैं सिप के जरिए निवेश रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, लेकिन बाजार के कैपिटलाइजेशन की तुलना में काफ़ी पीछे। ये चार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि बाजार के बढ़ने की रफ्तार, बाजार के कैपिटलाइजेशन की, पूंजीकरण के बढ़ने की रफ्तार तेज है। ये नेट सिप फ्लो है जो आपको दिखाई दे रहा है अभी तक का, जो बढ़ा हुआ। ये हमको हमारे पास आंकड़ा अप्रैल और मई का है, जून का आंकड़ा हमारे पास उसके बाद आया। इसके अगले चार्ट में देखिए, जिस चार्ट में आपको ये दिखाई देगा कि भारत में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उनकी तुलना में सिप का फ्लो नहीं बढ़ रहा है। यानी बाजार ज़्यादा तेज रफ्तार से दौड़ रहा है, बाजार में सिप लगाने वाले लोग स्लो हैं। निवेशक आमतौर पर बाजार में, म्यूचुअल फंड में उस समय पैसा डाल रहे हैं जब वैल्यूएशन हाई है और ऊंचे हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत करते आपको मिलेंगे कि उनके म्यूचुअल फंड में उतने रिटर्न्स नहीं दिखते जितना बाजार दिखाई दे रहा है। इसके और कई सारे कारण भी हो सकते हैं। इसलिए जोखिम यह है कि अगर बाजार में कोई गिरावट आएगी तो निवेशकों को नुकसान होगा। इसलिए जब भी छोटी मोटी उतार चढ़ाव होते हैं, निवेशक म्यूचुअल फंड भी बेचकर निकल जाते हैं। भारत में इसीलिए म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 18 महीने से ज़्यादा नहीं है। ये बचतों की तस्वीर है जो हमें इस समय रिकॉर्ड सिप के बीच में और रिकॉर्ड शेयर बाजार में तेजी के तौर पर दिखाई देती है। और स्टॉक मार्केट का निवेश और सिप का निवेश उस बचत के आंकड़े में शामिल है जो हमने आपको बताया, जो 5.3% पर है। तो एक तो पूरा स्टॉक मार्केट निवेश और सिप का बाजार बहुत छोटे से हिस्से के बीच में केंद्रित है, 5 से 6 करोड़ 7 करोड़ लोगों तक केंद्रित है। अधिकांश भारत की परिस्थिति बिल्कुल दूसरी है। सर, अब बात करते हैं कर्ज के हिस्से की। तो भारतीय परिवारों के कर्ज की बड़ी तस्वीर को अगर समझना हो तो किस तरह समझें? जब मैं रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मुझे शक्तिकांत दास के कई सारे चेहरे, शक्तिकांत दास का फेस काफ़ी एक्सप्रेसिव है, काफ़ी एक्सप्रेसिव आरबीआई गवर्नर हैं। उनके कई सारे वो चेहरे मुझे याद आ रहे थे जो अलग अलग जगह छपते हैं किसी बेहद चिंतित आरबीआई गवर्नर के। इस रिपोर्ट में वो चिंतित चेहरा पीछे से झांकता हुआ दिखता था, आप उनकी तस्वीर देख सकते थे।
विकास की जो समस्या है ना, रिजर्व बैंक उसे बखूबी समझता है। और पिछले एक साल में अगर आप रिजर्व बैंक के उन सारे फैसलों को एक सीरीज में देखें, श्रृंखला में देखें जो कर्ज को लेकर किए गए हैं, तो आपको लगेगा कि रिजर्व बैंक भारतीय बाजार में कर्ज के विस्फोट पर बिल्कुल असहज है, किसी तरीके से सहज नहीं हो पा रहा है। गैर जमानती कर्ज पर उसने सख्ती की है। जब वो कर रहा था तब लोग कह रहे थे अरे तो रिजर्व बैंक भारत की कंज्यूमरिज्म का गला घोट रहा है। लोग कह रहे थे कि भारत में लोग मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, कर्ज लेकर आगे जा रहे हैं। आरबीआई ने इस पूरे इंथुजियाज्म का, इस पूरी बढ़ोतरी की हवा निकाल दी और सख्ती कर दी। आंकड़े सबूत हैं इस रिपोर्ट में जो हमारे सामने आई है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। कोविड के बाद भारत में बेकारी फैली, नौकरियां गईं, ये आपको पता है। सरकार ने आम लोगों को कोई सीधी बड़ी रियायतें नहीं दी, जो रियायतें दी वो कंपनियों को दी। लेकिन बीते 3 साल में बैंकों का कुल कर्ज जिस गति से बढ़ा, उससे 1.5 गुना ज़्यादा गति से बढ़े पर्सनल लोन। यानी जिन उद्योगों को सरकार उद्योग लगाने के लिए रियायत दे रही थी, जिन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही थी कि कॉर्पोरेट टैक्स की दर कम कर दी गई है, बैंकों से ब्याज लीजिए और बैंकों से कर्ज लीजिए और निवेश करिए, वो तो निवेश करने नहीं आए। लेकिन पर्सनल लोन की रफ्तार बढ़ती चली गई और इनमें भी सबसे ज़्यादा, ये चार्ट सामने देखिए, इनमें से सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़े गैर जमानती कर्ज, अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिट कार्ड और कंज्यूमर लोन। 31 मार्च को बैंकों के 41 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में पर्सनल लोन्स का हिस्सा करीब 1/3 हो गया। यानी ये बिल्कुल अनोखा फिनोमेना है जो कोई भी रिजर्व बैंक गवर्नर और कोई भी वित्त मंत्री, इसके लिए आपको अर्थशास्त्री होने की जरूरत नहीं है। आप स्पष्ट रूप से अगर देखें कि भारत में शहरी आय में कमी, ग्रामीण आय में कमी, खपत की दर, उपभोक्ता खपत की दर में कमी, बैंकों के डिपॉजिट्स में कमी और कर्ज में बढ़ोतरी, पर्सनल लोन के कर्ज में बढ़ोतरी, ये कहीं एडअप नहीं होता। ये वही बात है जिसे बार बार रिजर्व बैंक पिछले 1 साल से अलग अलग तरीके से कह रहा था और उसने आंकड़े के साथ इस बार इस रिपोर्ट में सामने रख दिया। भारतीय परिवारों पर जो कर्ज है उसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझना जरूरी है। हो सकता है आपको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से ये बताने की कोशिश करें, अरे देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में तो परिवारों का कर्ज जीडीपी का 40% है और ये तो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के बराबर है। ये आंकड़े आते हैं जब कभी ऐसे सवाल उठाए जाते हैं, पर वो परिप्रेक्ष्य और संदर्भ गलत है। अगर आप भारत की तुलना पूरी दुनिया के देशों में प्रति व्यक्ति आय और परिवारों पर कर्ज से करें, जो वास्तविक कर्ज है, जीडीपी से छोड़ दे, पर कैपिटा इनकम के आधार पर करें, तो भारत के अधिकांश लोग कर्ज के जाल में फंस चुके हैं जो बैंकों से कर्ज ले रहे हैं। और तभी आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 3 कर्ज हैं, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, पर्सनल लोन और एजुकेशन लोन जैसे 3 कर्ज हैं। और यही वजह है कि रिजर्व बैंक ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को उत्तर प्रदेश और बिहार में कर्ज देने से रोक दिया है। ये रिजर्व बैंक का परसों का आदेश है। उसकी वजह यह है कि देश के 12 राज्यों में प्रति व्यक्ति आय घटी है 2019 के बाद। उसका असर हमने चुनाव पर भी देखा। भारतीय जनता पार्टी को उन राज्यों में नुकसान भी हुआ। इन चार्ट्स में हाउस होल्ड डेट और इनकम के रेशियो और बोरोइंग का डिटेल दिखाई देता है। तो जब 2019 के बाद प्रति व्यक्ति आय घटी है तो लोगों का कर्ज तो कम हो जाना चाहिए था। तो रिजर्व बैंक को यह आंकड़ा सोने नहीं दे रहा है कि प्रति व्यक्ति आय में कमी के बाद भी पर्सनल लोन और कंज्यूमर लोन और अनसिक्योर्ड लोन में इतनी तेज बढ़ोतरी क्यों हो रही है। हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और बताते हैं कि ये किस्सा लगभग हमारे लिए सुना है ऐसा है, जो अर्थव्यवस्था को करीब से पढ़ते रहते हैं। ये लगभग अमेरिका में 1940-1960 के दौर जैसी परिस्थिति है भारत में। एक सज्जन थे विलियम लेविट, 1940-1950 का दौर था। अमेरिका में हाउसिंग इमर्ज कर रही थी। लेविट ने न्यूयॉर्क के उपनगरों के और बड़े बड़े शहरों के आसपास बस्तियां बसाई जिनको लेविटाउन कहा जाता था। बड़ा चर्चित क्रांति थी अमेरिका में हाउसिंग की। कर्ज सस्ते किए गए, लोगों ने मकानों के लिए खूब कर्ज लिए। एक दिलचस्प काम उसी समय 1950 में हुआ जहां से दुनिया में एक बड़ी क्रांति आई। फ्रैंक मैकनमारा एक कारोबारी थे। वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। उनके पास उनका वॉलेट नहीं था, उनकी जेब में कैश नहीं था। उस रेस्टोरेंट ने उन्हें बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया और उनके ऑर्डर नहीं करने दिया क्योंकि उनके पास कैश नहीं था। उन्होंने लौट कर डायनर्स क्लब ईजाद कर दिया। दुनिया में डायनर्स क्लब पहला क्रेडिट कार्ड इस तरीके से आया। यही वो दौर था जब अमेरिका में ऑटोमोबाइल फिनांस शुरू हुआ। लोगों ने कर्ज लेकर कारें खरीदनी शुरू की और रिटेल स्टोर्स ने इजी फाइनेंसिंग शुरू की। अभी किस्सा आपको बिल्कुल भारत जैसा सुनता हुआ नहीं लगता। इजी फाइनेंसिंग, किस्तों पर, जीरो डाउन पेमेंट के कर्ज और क्रेडिट कार्ड पर खरीदारी, ये 1940 और 1960 में हुआ। 1957 में अर्थव्यवस्था में ढलान आई, मंदी आई, कर्ज लेने वाले बहुत बेहद संकट में फंस गए, बैंक बुरी तरह संकट में फंस गए और 1968 में अमेरिका की संसद को एक कानून पास करना पड़ा जिसका नाम था ट्रूथ ऑफ लेंडिंग एक्ट,
जिसके जरिए ये बताना, ग्राहकों को पूरी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया कि जो वो कर्ज लेने जा रहे हैं उसमें उसकी छिपी हुई शर्तें क्या थी। अब आपने तार जोड़कर देखिए, भारत के मोबाइल रिटेलर्स सरकार से ये मांग कर रहे हैं, आरबीआई से मांग कर रहे हैं कि भाई ये जीरो फिनांस वाली स्कीमें बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें पता ही नहीं है कि कितना फ्रॉड हो रहा है। तो ये परिस्थिति पूरी दुनिया में, और शायद रिजर्व बैंक वही परिस्थिति देखकर डर रहा है कि भारत में कंज्यूमर लोन का जो विस्फोट हो रहा है, ये कहीं से भी परिवारों की आय बढ़ने में या बचत बढ़ने से मैच नहीं करता। किसी भी तरह से आय बढ़े, बचत बढ़े, कमाई बढ़े और फिर उनके लिए कर्ज बढ़े तो बेहतर है। और ये पूरा का पूरा संतुलन बुरी तरह बिगड़ चुका है। इसीलिए रिजर्व बैंक फिनटेक कंपनियों के जरिए, बैंकों के जरिए, एनबीएफसी के जरिए उनके मुख्य कारोबार को ही रोक रहा है। कर्ज देना जिनका खास धंधा है, और इसका असर हमें बाजार में इन बैंकों के वित्तीय परिणामों पर और उस पर दिखाई भी देगा। ये अमेरिका जैसा किस्सा भारत में हो रहा है और वहाँ जो हुआ क्या यहाँ ना हो जाए, इसकी बड़ी चिंता है। सर, कर्ज के बाजार का लेकिन एक रास्ता एनबीएफसी से भी गुजरता है। एनबीएफसी की चर्चा के बिना कर्ज की पूरी बात नहीं की जा सकती। पूरे भारत में अगर देखिए तो सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाले भी एनबीएफसीज हैं, और जिन्हें कर्ज नहीं मिल सकता है बैंकों से, उन्हें देने वाले भी एनबीएफसीज हैं। यहाँ क्या स्थिति है? अब ये भारतीय वित्तीय सिस्टम बड़ा चतुर है। जब मेन स्ट्रीम बैंकिंग, मुख्यधारा की बैंकिंग तमाम नियमों के तहत बंधे होने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति को कर्ज नहीं दे सकती जिसकी क्रेडिट प्रोफाइल अच्छी नहीं है, जिसकी साख अच्छी नहीं है, तो उसके सामने शैडो बैंक्स खड़े हो जाते हैं। इसे भी शैडो बैंकिंग भारत में बेहद विवाद का विषय है। अगर आप पन्नों को खुरचें, पीछे जाएं, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट्स पढ़ें, रिजर्व बैंक के गवर्नर्स के बयान देखें, तो वो हमेशा शैडो बैंकिंग पर इफ बट के साथ बात करते हैं कि ये ज़रूरी नहीं था कि भारत इन शैडो बैंकिंग को खड़ा करे। लेकिन चूंकि आज से लेकर, इससे लेकर 3-4 साल पहले तक भारत में क्रेडिट लेड ग्रोथ को ही सबसे बड़ा मॉडल माना जाता था और कहा जाता था जितना क्रेडिट आप सिस्टम में डालेंगे, जितना लोगों को कर्ज देंगे, उस कर्ज से तेज ग्रोथ आएगी। और बैंकों की अपनी सीमाएं थी, वो उतनी जोखिम नहीं ले सकते थे, इसलिए शैडो बैंकिंग को खड़ा किया गया। 2008 में हमने दीवान हाउसिंग फाइनेंस और आईएलएफएस का पतन देखा। उस पतन के बाद शैडो बैंकिंग की दरारें सामने आई और आरबीआई को बहुत सारी सख्ती करनी पड़ी। बीते दिसंबर का वो बयान याद करिए, अगर आप नियमित रूप से मनी 9 को फॉलो करते हैं। हमने विस्तार से बताया था, आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि भारत की शैडो बैंकिंग यानी एनबीएफसी फिनेंशियल सिस्टम में कंटेजियन की वजह बन सकती है, संकट की वजह बन सकती है। ये वो आरबीआई है जो 2008 के आईएलएफएस और दीवान हाउसिंग फाइनेंस के घोटाले के बाद एनबीएफसीज पर अधिकतम सख्ती कर चुका है। आपको मालूम है बहुत सारी छोटी एनबीएफसी बंद कर दी गई, इनके लिए कैपिटल एडिक्वेसी के नियम तय किए गए। बड़ी एनबीएफसी बची हैं, अब तो छोटी एनबीएफसी की संख्या बेहद कम है। सख्ती हो रही, 2 दिन पहले 2 एनबीएफसी के लाइसेंस कैंसिल किए हैं आरबीआई ने। इसके बाद भी आरबीआई को लग रहा है कि ये पूरे सिस्टम की कमजोर कड़ी है। ऐसा क्यों है? इनमें आप स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं, बाजार में निवेश कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? आरबीआई ने इनकी कर्ज बांटने की लत पर, कर्ज बांटने की कोशिशों पर सख्ती की है, पर बेचारे करें क्या? एनबीएफसी इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते, मिठाई तो बना नहीं सकते, कर्ज ही बांटेंगे, कर्ज बांटने का काम है उनका। और इसलिए उनका पूरा बिजनेस मॉडल आरबीआई के गले नहीं उतर रहा है। अब रिपोर्ट से आंकड़े देखिए कि कितने चौंकाने वाले आंकड़े हैं। आरबीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि एनबीएफसी फिनेंशियल सिस्टम से सबसे ज़्यादा कर्ज ले रहे हैं। यानी ये जो शैडो बैंक्स हैं, ये मेन बैंक से, ये जो छाया बैंकिंग है, ये मुख्य धारा की बैंकिंग से सबसे ज़्यादा कर्ज ले रही है। मार्च 2024 तक का आंकड़ा इसमें है। इनके कर्ज 16.58 लाख करोड़ रुपए के थे। एक मुश्त एनबीएफसी कंपनियां कमी है, बड़ी संख्या नहीं। इन्होंने मुख्य धारा की बैंकिंग से 16.58 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया। जब बैंकों ने इन्हें कर्ज देने से जहां मना कर दिया या इनकी साख नहीं अच्छी हुई, तो ये पहुंच गए म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों के पास। तो दूसरे बड़े जो लेंडर हैं, जो दूसरे सब बड़े कर्जदाता हैं भारतीय वित्तीय सिस्टम के, बैंकिंग के बाद वो म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियां हैं जो एनबीएफसीज को कर्ज दे रही हैं। एनबीएफसी लॉन्ग टर्म कर्ज लेती हैं, लंबे समय के लिए बांटती हैं, ऊंची ब्याज दर लगाती हैं, 16-17%, 18%, 20% की, और वही जो मार्जिन होता है वही मार्जिन इनका प्रॉफिट है, क्योंकि एक कर्ज इन्होंने पीछे ले रखा है, उस कर्ज की पर ब्याज और मूलधन वो चुकाती हैं। इस पूरी व्यवस्था से बैंक आलसी हो गए, लेजी बैंकिंग में चले गए। बैंक इनको पैसा देते हैं, आगे दे आते हैं, बैंकों का एक रिटर्न उससे इंश्योर होता रहता है। अब इस मार्च 24 में जब आप देखें के आंकड़े को देखें कि जोखिम का ये जो खेल है, इसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी समझना जरूरी है। मार्च 2024 में एनबीएफसी के कर्ज में भारत के मुख्यधारा के बैंकों का हिस्सा 55% हो गया, जबकि दीवान हाउसिंग फाइनेंस का जब घोटाला हुआ था और जो स्कैम हुआ था, आईएलएफएस में जो संकट आया था, तब उस समय 47.5% था। तो बदला क्या?
एनबीएफसी उस समय बैंकों से अपनी कुल जरूरत का करीब 47-48% कर्ज ले रहे थे और आज इतनी महंगी ब्याज दर पर 55% कर्ज ले रहे हैं। ये आरबीआई की रिपोर्ट हमें बताती है। ठीक इसी तरह म्यूचुअल फंड जो ज़्यादा खतरा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की तस्वीर में तो आप निवेशक वाली तस्वीर देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, पर म्यूचुअल फंड इनको कर्ज भी देते हैं। म्यूचुअल फंड के पास जो सरप्लस फंड है वो लेंडिंग में भी जाता है। बैंकों के टोटल कर्ज में जितना बचा हुआ, एनबीएफसीज के टोटल कर्ज में जितना बचा हुआ हिस्सा है सब म्यूचुअल फंड से आ रहा है। करीब करीब हिस्सा 45%-46% के आसपास है, जो 2017-18 में 40% के आसपास होता रहता था। अब आरबीआई क्यों ये कह रहा है कि कंटेजियन की वजह है? क्योंकि अगर एक शैडो बैंक डूबा तो अपने साथ वो कम से कम 3-4 बैंकों और म्यूचुअल फंड्स के लिए संकट लेकर आएगा। क्योंकि जिन लोगों को अब पूरा पैटर्न समझिए, जिन लोगों को कर्ज दिया जा रहा है उनकी ना तो इनकम बढ़ रही है, ना उनकी बचत बढ़ रही है, ना उनकी साख अच्छी है। उनको कर्ज देने वाले लोग हैं एनबीएफसी के, और एनबीएफसी पीछे से कर्ज ले रहे हैं बैंकों से और म्यूचुअल फंड से। तो एक बार ये साइकिल रुका, एक बार डिफॉल्ट आया, तो ये पूरी परिस्थिति एक किस्म का कंटेजियन पैदा करेगी। ये आरबीआई ने अपनी पिछली रिपोर्ट में कहा था। हाइपोथेटिकली, काल्पनिक तौर पर ये गणना भी की जाती है, माना जा रहा है कि अगर कोई क्राइसिस अब आती है जिसको रिजर्व बैंक सूंघ रहा है, महसूस कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, तो बैंकों की जो पूंजी है टायर 1 कैपिटल, उसमें करीब करीब 2.29% की पूंजी स्वाहा हो जाएगी। हाउसिंग कंपनियों के मामले में नुकसान 4% के आसपास का होगा। तो ये वो तस्वीर है, एक और तस्वीर है जो हमें दिख रही है वित्तीय सिस्टम में दबाव की। तो सर, अब क्या माना जाए इस पूरी चर्चा से कि जो भारतीय परिवारों की बचतें हैं वो सबसे कठिन समस्या बनकर सामने आ रही हैं? शुभम, यकीन माने तो आप 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का ख्वाब और ग्रोथ की गणित तो शेयर बाजार में तेजी इसको थोड़े समय के लिए परे खिसका दें। अगर वित्त मंत्री वास्तव में इस रिपोर्ट को पढ़ रही हैं, उनके पास भारतीय बैंक परिवारों की, अधिकांश परिवारों की वित्तीय स्थिति की जानकारी है, बैंकों की तरफ से इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि उनकी के पास बचतें नहीं हैं, बचतों पर टैक्स में रियायत दी जाए, तो आपको ये दिखाई देगा कि भारत की सेविंग्स, बचतें, जो कि हाउस होल्ड सेविंग्स उसमें सबसे बड़ी, सरकार तो बचाती नहीं, प्राइवेट कंपनियां ही थोड़ी बचत करती, सरकार तो डिसेवर है। तो भारतीय सिस्टम में अधिकांश बचतों की कमी अब सबसे बड़ी समस्या बन गई है। इस पर लंबा बताने की ज़रूरत नहीं है। पुराने अर्थशास्त्र को जानने वाले लोग जानते हैं कि दुनिया में जिन देशों ने सबसे तेज बढ़ोतरी की, उनकी अपनी डोमेस्टिक सेविंग रेट सबसे ज़्यादा ताकतवर है, नहीं तो कर्ज पर निर्भरता बढ़ती चली जाती है। अब स्थिति यह है कि संकट कहाँ दो जगह है। सबसे बड़ी समस्या बचत सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण समस्या बन गई है। और आपको ये पता है कि बचतें गिरना जब एक बार शुरू होती है तो उनको रिवाइव करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि ये कोई निवेश नहीं है कि आपने आज निवेश डाला और इकोनॉमी में डिमांड आना शुरू हो गई। बचतों के पीछे पूरा मनोविज्ञान काम करता है। कर्ज कम होगा, इनकम बढ़ेगी, तब धीमे धीमे लोग बचतों की तरफ जाएंगे। तो बचतें सबसे बड़ी समस्या इस बजट के सामने क्यों है कि एक तो बैंक हैं जिनके कर्ज और जमा अनुपात, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इस कदर बिगड़ गए हैं कि उन्हें कर्ज घटाने पड़ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक को अपना कर्ज बेचने के लिए ग्राहक ढूंढने पड़ रहे हैं कि उसका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो गिर गया है। उन्हें बहुत महंगे दर पे बॉन्ड जारी करके पूंजी जुटानी पड़ रही है। सरकार के सामने वे गिड़गिड़ा रहे हैं कि डिपॉजिटर्स को टैक्स में थोड़ी रियायत दे दीजिए इंटरेस्ट पर, जिससे कि उनकी पूंजी हमारे पास बनी रहे, बचतें यहाँ बनी रहे। तो बैंकों को सरकार अब पूंजी नहीं दे रही, वो बाजार से महंगे दर पर कर्ज ले रहे हैं, बॉन्ड ले रहे हैं, यानी ब्याज दरों में कमी की संभावना लंबे समय तक सीमित हो जाती है। दूसरी तरफ खुद सरकार है, जिसे इस सच से अब आंख मिलाना भारी पड़ रहा है। 2023-24 का आंकड़ा हमने आपको बताया, जो आम लोगों की शुद्ध बचत कर्ज निकालकर जीडीपी का 5.3% रह गई है, जो कि 2013 से 2023 के बीच में औसतन 8% के आसपास सालाना रहती थी। शुद्ध वित्तीय बचत आपको ये बताती है कि किसी देश के पास कितना बचत है जो सरकार के राजकोषीय घाटे को पूरा कर सकती है, क्योंकि यही तो सेविंग्स हैं जो बैंकों में रखी हैं, जो पीएफ में रखी हैं, जो इंश्योरेंस में रखी हैं या बाकी जगह मौजूद हैं। जो सरकार का घाटा है उसे पूरा करने के लिए सरकार देश के भीतर से कितने संसाधन ले सकती है। सिद्धांत ये कहता है कि अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए बचत दर कम से कम, अच्छी नहीं, कम से कम शुद्ध बचत दर सरकार के राजकोषीय घाटे से तो ज़्यादा होनी चाहिए। राजकोषीय घाटा जिस स्तर पर उससे ज़्यादा तो बचतें देश में होनी ही चाहिए, क्योंकि इन्हें प्रिकॉशनरी सेविंग कहा जाता है। 2024-25 में भारत का समग्र राजकोषीय घाटा केंद्र और राज्य को मिला लिया जाए तो 9% रहने वाला है। यानी राजकोषीय घाटा सरकार के कुल कर्ज की मांग बताता है, इतना ही कर्ज सरकारों को और केंद्र राज्य को लेना पड़ेगा। लेकिन आप हकीकत देखिए कि देश के परिवार जितना बचा रहे हैं उससे ज़्यादा कर्ज तो अकेले सरकार को चाहिए।
हर साल अपना खर्च चलाने के लिए। बचतें गिरती हैं तो बढ़ने में लंबा वक्त लगता है और इसीलिए बचतों के सूखने ने सरकार को विदेशियों का मोहताज बना दिया है। और इसलिए जिसको हमने माना कि भारतीय बाजार में काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ था, सरकार को अपने बॉन्ड विदेशी निवेशकों को बेचने पड़ रहे हैं। वो विदेशी निवेशक जो अब भारतीय बॉन्ड में निवेश करेंगे, सरकार को निवेश करेंगे और हम उनकी उंगलियों पर, उनके निर्णय पर, उनके फैसलों से प्रभावित होंगे। स्टॉक मार्केट को तो प्रभावित कर ही रहे थे, बॉन्ड मार्केट को भी वो प्रभावित करना शुरू करेंगे। अगर कोई एक एजेंडा इस बजट का होना चाहिए शुभम, सबसे ऊपर टॉप पर, क्योंकि सरकार को जो करना था राजनीतिक रूप से वो कर चुकी, उसका नतीजा भी चुनाव के तौर पर आ गया। ये तो मध्य का बजट है निवेश और सरकारी खर्च और कैपेक्स, इसकी जानकारी, इन सारी चीज़ों का मूल जहां है वो ये है कि वित्त मंत्री अगर ऐसा करें तो देश में बचतों को प्रोत्साहन देना, लोगों की बचत बचाना या उन्हें ऐसी रियायतें देना जिससे कि वो बचत कर सके, ये उनके इस बजट का सबसे पहला और सबसे प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि जो आंकड़े हम बता रहे हैं वो कहीं गोपनीय छिपे नहीं हैं, उनके पास भी हैं, वित्त मंत्री के पास भी, पूरे देश के सामने हैं। क्योंकि जिसे देश के पास बचतें नहीं होती ना, उसे मुश्किलों से फिर कोई बचा नहीं पाता, क्योंकि उसे उसे बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो हमने ब्लैक स्वान फिल्म से बात की थी, तो ये जो पूरा इकोनॉमी का स्वान लेख है ना, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था भी लगभग इसी फिल्म की तरह दिखती है। एक तरफ तो ब्लैक स्वान जैसी चमकती अर्थव्यवस्था है और दूसरी तरफ डूबती बचतें हैं। इस फिल्म का अंत दुखांत था। भारतीय अर्थव्यवस्था के बजट को ये कोशिश करनी चाहिए कि परिस्थिति बदले और हम इसे मोड़ कर वापस बचतों में बढ़ोतरी की तरफ ले जा सकें। बिल्कुल, इस बजट का अगर सीधा सीधा एक सूत्र होना चाहिए तो बचत बचत बचत, बचना है तो बचाने दीजिए। आगे बढ़ते हैं, आपके सवाल जवाबों की बारी। सर, रेखा अग्रवाल का पहला सवाल है, प्रमोटर्स की बिकवाली के बाद भी फिर शेयर बाजार चढ़ क्यों रहे हैं? प्रमोटर्स बेच रहे हैं तो कोई खरीद रहा है। हमने आपको बताया कि प्रमोटर्स ने बेचा तो एफआईज और डीआईज ने खरीदा, और इसलिए एफआईज और डीआईज की हिस्सेदारी भारतीय प्रमोटर्स में कंपनियों में बेहतर हो गई। अब चूंकि म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास तो पैसा आ रहा है, देखिए हमने बताया 40,000 करोड़ रुपए तो अभी आए, उस पैसे का करेंगे क्या? तो जिस वैल्यूएशन पे बाजार में स्टॉक्स मौजूद हैं उन्हें उस पर निवेश करना ही होगा। तो शेयर बाजार में तेजी शेयर कैपिटल फ्लो से आ रही है, जो बचतों के जरिए या बाकी चीज़ों के जरिए आ रहा है, और प्रमोटर्स इस तेजी में का फ़ायदा उठा रहे हैं। प्रमोटर्स रुके हैं, फिर उनको लग रहा है कि उनको इतने अच्छे वैल्यूएशन मिल रहे हैं बाजार में, उन वैल्यूएशन पर वो उस पूंजी को निकाल सकते हैं, तो वो निकाल कर बाहर जा रहे हैं। दूसरा सवाल सर अनिल दवानी जी का है, वो कह रहे हैं पीएसयू स्टॉक्स में लगातार रैली बनी हुई है, कहीं ये बबल तो नहीं है? पीएसयू इसके बहुत सारे पैमाने हैं, इसको जानने के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस में भी जाकर ये समझ सकते हैं। लेकिन पीएसयू स्टॉक्स में रैली आई थी चुनाव के आसपास, और ये माना जा रहा था कि सरकार कई सारे ऐसे कदम उठाएगी जिससे कि पीएसयू स्टॉक्स में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि बहुत सारे और स्टॉक्स में बढ़ोतरी की सीमा पार हो चुकी थी, इसलिए तेजी लौट कर पीएसयू स्टॉक्स में आई है। तो हम ये सीधे तौर पर तो नहीं कह सकते बबल नहीं है, पर कई सारे पीएसयू कंपनियों के वैल्यूएशन रिकॉर्ड हाई पर हैं और उनके पीछे तर्क नहीं दिखाई देते। अगर आप पीएसयू स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो समग्र स्टॉक के बजाय एक स्टॉक को समझने की कोशिश करें, विशेषज्ञों से बात करें। हेलो मनी 9 बीच बाजार 2 हमारे शो हैं, उनमें आए हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। हेलो मनी 9 शो करते हैं, उन विशेषज्ञ के साथ आप बात कर सकते हैं। विवेक के साथ आप बीच बाजार में विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं कि कौन सा पीएसयू स्टॉक बबल की दिशा में चला गया और किस में अभी ग्रोथ की गुंजाइश बची हुई है। इनकम की बात सर, यहाँ क्या खास? इनकम की बात में इस बार हम एक और नया शो लेकर आए हैं मनी 9 पर। आपने भी सुना होगा पीएमएस शब्द, एआईएफ शब्द सुना होगा। मध्यवर्गीय निवेशकों में भी कुछ उच्च मध्यवर्गीय निवेशक हैं, आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो बाजार में नियमित निवेश करने में इच्छुक नहीं होंगे। म्यूचुअल फंड तो छोटा निवेश है, उनके पास एक मुश्त बचतें होंगी या धन होगा जिसे वो शेयर बाजार में सोच समझ के साथ लगाना चाहते हैं, और इसके लिए पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और एआईएफ नया जरिया है सेबी की तरफ से। भारत में 300 के आसपास पीएमएस फंड्स हैं जो बड़ी संख्या में बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का, मिड नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के धन को मैनेज करते हैं। इस बार में खास शो लेकर आए हैं पीएमएस और एआईएफ पर। शुरुआती शो है, जानकारी के लिए मनी 9 के यूट्यूब चैनल पर ये शो उपलब्ध है, उसे ज़रूर देखिए, जानने की कोशिश करिए कि पीएमएस कैसे काम करते हैं, पीएमएस में निवेश की संभावनाएं क्या हैं, उनमें कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, और कैसे यदि आपके आसपास या आपके परिवार में ऐसे लोग हैं जो एक मुश्त ठीक ठाक निवेश करने में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें पीएमएस की तरफ क्यों जाना चाहिए और उसमें क्या सतर्कताएँ बरतनी चाहिए।
चलते चलते सर कोई किताब या वेब सीरीज? फिल्म की बात हमने की ब्लैक स्वान की, अगर आप चाहें तो इस फिल्म को देख सकते हैं, अच्छी फिल्म है। एस्थेटिक्स ब्यूटी के मामले में ये इस फिल्म की काफ़ी तारीफ भी हुई थी और इसे काफ़ी प्रशंसा भी मिली थी। मॉर्गन हसल काफ़ी चर्चित लेखक हैं और भारत में निवेश के बारे में जानते हैं। उनकी एक किताब आपने पहले चर्चित किताब पढ़ी होगी, साइकोलॉजी ऑफ मनी। उनकी दूसरी किताब भी उतनी ही दिलचस्प है, हालांकि उतनी पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन कैसे अर्थव्यवस्था में, निवेश के बाजार में चीज़ें बदलती नहीं हैं, घूमकर वैसी ही हो जाती हैं, इस तरीके के किस्सों और प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई बेहद दिलचस्प किताब है सेम एज एवर, टाइमलेस लेसन्स ऑफ रिस्क, अपॉर्चुनिटी एंड लिविंग गुड लाइफ। पतली सी किताब है, पढ़ जाइए, आपको ये समझने में मदद मिलेगा कि इससे पहले जो हो चुका था वो अब भी हो रहा है और इसीलिए हमारी नसीहतें उससे प्रभावित होती हैं। तो ये था हमारा आज का इकोनॉमिकम। आप अपने खूब सारे सवाल भेजिए हमको, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजिए। अगले हफ्ते फिर आऊँगा नया इकोनॉमिकम लेके, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।